Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to the platform of Noor School and College Mansehra. Dear students, we cope up with our chapter Modern Physics. Today we are going to discuss the review or sum up of the chapter, and after that we will inshallah proceed for the multiple choice question and short questions. Okay, dear students, in this chapter, as we know that we have come up with the idea of the modern physics and particularly special theory of relativity. डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं अगर उसको सम अप किया जाए और उसका रिव्यू अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की ख़ास बात यह है कि अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मास, लेंथ और टाइम ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ नहीं होती अगर हमारी जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करे. एज यू कैन सी दैट यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारी वेलोसिटी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करे तो मास, लेंथ और टाइम जो है ये एब्सोल्यूट नहीं होती, ये चेंज हो जाती हैं. उसके बाद हमने डिस्कस किया था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दो पोस्टुलेट्स. पहला पोस्टुलेट था कि ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स रिमेन सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस. उसके बाद जो दूसरा पोस्टुलेट था वो ये था कि स्पीड ऑफ लाइट इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, नथिंग कैन ट्रेवल फास्टर देन लाइट. फिर हमने तीन इंपॉर्टेंट इसके कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े थे मास, लेंथ और टाइम के बारे में. जैसा कि ये फार्मूलाज आप देख सकते हैं कि मास, रिलेटिविस्टिक मास का फार्मूला, रिलेटिविस्टिक लेंथ और रिलेटिविस्टिक टाइम का फार्मूला, ये तीनों फार्मूलाज हम इससे गो थ्रू हो चुके हैं. और हमने मैथ्स वाले रिलेटिविस्टिक फार्मूला से एक आइंस्टाइन की इक्वेशन, फेमस इक्वेशन E इज़ इक्वल टू mc² को भी डिराइव किया था. ओके उसके बाद हमने फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को डिस्कस किया था कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट वो फिनोमिना होता है जिसमें सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट जब किसी मेटल के ऊपर फॉल करती है तो उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाते हैं. यानी इस केस में हमने पर्टिकुलरली स्पेशली ये चीज़ डिस्कस की थी कि लाइट जो है वो कुछ सर्कमस्टेंसेस में किस तरह बिहेव करती है जैसे पार्टिकल्स, और फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट वो एक्सपेरिमेंट है जिसमें लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है. और ये हमने उसकी इक्वेशन पढ़ी थी कि एनर्जी ऑफ फोटोन E इज़ इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड और इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स. फिर उसके बाद हमने वेव नेचर ऑफ मैटर को डिस्कस किया कि डी ब्रॉली वेव का जो फार्मूला है लैम्डा इज़ इक्वल टू h/p, इसको हमने प्रूव किया और इसके जो है वो आगे मज़ीद हमने डिस्कशन की. तो आई होप डियर स्टूडेंट्स के आपको इन चीज़ों में जो है वो कन्फ्यूजन नहीं होगी और ये चीज़ें क्लियर होंगी. तो लेट्स प्रोसीड टू द MCQs. डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ कंसल्ट यूर बुक पेज नंबर 335. एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. डियर स्टूडेंट्स, इसमें हर क्वेश्चन के सामने चार चार ऑप्शंस गिवन हैं तो हम तमाम क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. पहला क्वेश्चन, इफ़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन डबल्स इट्स डी ब्रॉली वेवलेंथ चेंजेस बाय, ये फैक्टर्स हैं √2, 1/√2, 2 और 1/2. द करेक्ट आंसर इज़ 1/2. उसकी वजह क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं. देखें जिस तरह वेवलेंथ का फार्मूला डी ब्रॉली इक्वेशन में है लैम्डा इज़ इक्वल टू h/p और p जो है वो 2m/√के इक्वल है. वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी p²/2m है. तो p² को यहाँ पे छोड़ें, 2m को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो p² इज़ इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड p इज़ इक्वल टू 2m ke. तो p की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं. नाउ अगर आप देखें इसमें ये कह रहा है कि ये काइनेटिक एनर्जी अगर डबल हो जाए, अगर ये काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी और ये डिनोमिनेटर में है तो इसके साथ 2 आएगा, फिर √2 हो जाएगा. तो ये √2 के फैक्टर से वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज यानी चेंज हो जाएगी. क्लियर? तो दिस बी ऑप्शन इज़ करेक्ट. क्वेश्चन 1 बी ऑप्शन. ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन E इज़ इक्वल टू hf minus phi or work function. In this equation ke refers to
इसमें ये जो आप ऑप्शन देखें कि ए ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन, मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन एंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है कि इस फार्मूले में ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये उन इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है जो किसी सरफेस से इजेक्ट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन 2 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। नंबर 3, डी ब्रॉली वेव्स आर एसोसिएटेड विद। डी ब्रॉली वेव किन चीज़ों के साथ उनका ताल्लुक होता है? मूविंग चार्ज पार्टिकल्स ओनली, मूविंग न्यूट्रल पार्टिकल्स ओनली, ऑल मूविंग पार्टिकल्स और पार्टिकल्स वेदर इन मोशन और रेस्ट। तो ये इसका सी ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है, क्योंकि जितने भी पार्टिकल्स हों, चाहे उनके ऊपर चार्ज हो या ना हो, जब वो मूव करते हैं तो उनके साथ एक वेव लेंथ एसोसिएटेड होती है जिसको डी ब्रॉली वेव कहते हैं। तो क्वेश्चन 3 का सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ए परफेक्ट एब्जॉर्बर मस्ट आल्सो बी ए परफेक्ट कैविटी, सोर्स ऑफ रेडिएशन, रेडिएटर, नन ऑफ देम। रेडिएटर कि ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमारे कोर्स का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आइडियल ब्लैक बॉडी वो होती है जो 100% रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करती है और 100% उसको इमिट भी करती है, रेडिएट भी करती है। तो क्वेश्चन 4 का सी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन 5, पेयर प्रोडक्शन अकर्स ओनली व्हेन एनर्जी ऑफ फोटॉन इज एट लीस्ट इक्वल टू, ये कुछ वैल्यूज़ गिवन हैं, इनमें जो करेक्ट वैल्यू है वो है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जिस वक्त फोटॉन जो है वो प्रोड्यूस होता है जिस वक्त इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में एनहिलाइट होते हैं, तो मतलब वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर लेते हैं। तो उनका अगर मैस को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की एनहिलेशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस फोटॉन की एनर्जी उनके रेस्ट एनर्जी के इक्वल होती है, और उन दोनों की रेस्ट एनर्जी आती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो क्वेश्चन 5 सी ऑप्शन इज करेक्ट। Okay, now question number 6, पेयर प्रोडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम। के पेयर प्रोडक्शन, वैसे ये हमारा वो टॉपिक डिस्कशन का नहीं था, लेकिन चलें अब MCQs में हम इनको एक्स्ट्रा वो कर लेते हैं। पेयर प्रोडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम। वैक्यूम में पेयर प्रोडक्शन अकर नहीं हो सकता। पेयर प्रोडक्शन वो फिनोमिना है जिसमें एक फोटॉन जिसके पास प्योर एनर्जी होती है वो दो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है, इसको पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। तो पेयर प्रोडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम बिकॉज मैस इज नॉट कंजर्व्ड, मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड, एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, चार्ज इज नॉट कंजर्व्ड। तो ज़्यादा करेक्ट आंसर ये मोमेंटम का होता है, क्योंकि वैक्यूम के अंदर जो पेयर दो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो उनसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वैक्यूम ही के अंदर उसी एनर्जी से हम दोबारा दो पेयर बना सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। तो इसको पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। तो पेयर प्रोडक्शन के लिए मोमेंटम का कंजर्व होना ज़रूरी है। मैस और एनर्जी ये दोनों कंजर्व रहते हैं, जबकि फोटॉन के ऊपर जो है वो कोई चार्ज होता नहीं है, तो यहाँ पे चार्ज का कोई काम नहीं है। सिर्फ मोमेंटम जो है वो वैक्यूम में कंजर्व नहीं होता, इसलिए वैक्यूम के बजाय किसी हेवी न्यूक्लियस का होना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन 6 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 7, द पॉजिट्रॉन हैज़ चार्ज विच इज़ इन मैग्नीट्यूड इक्वल टू द चार्ज ऑन। पॉजिट्रॉन ऐसा पार्टिकल होता है जो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, उसके ऊपर जो चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड वो पॉजिटिव या नेगेटिव का नहीं पूछ रहा, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड का पूछ रहा है कि पॉजिट्रॉन के ऊपर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो कौन से पार्टिकल के इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, बीटा पार्टिकल या ऑल। ये ऑल है, क्योंकि देखें जहाँ तक चार्ज के मैग्नीट्यूड की बात है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, बीटा पार्टिकल के ऊपर चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज, इन तीनों पर सेम होता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन और बीटा पे नेगेटिव होता है, हालांकि उनकी मैग्नीट्यूड सेम रहती है। तो ये ऑल ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ऑल। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। Question 8, we can never accurately describe all aspects of subatomic particles simultaneously. It is correct according to, ये हमारे जो है वो excluded टॉपिक में से है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
तो इसका मतलब ये है कि हम जो है वो एटॉमिक लेवल के ऊपर पार्टिकल्स या वेव्स की जो है वो मोमेंटम और पोजीशन एक्यूरेटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो इसको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। तो आप इसको बस अपने पास नोट कर लें कि वी कैन नेवर एक्यूरेटली डिस्क्राइब ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली। इट इज़ कॉल्ड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसूल गैर यकीनी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो क्वेश्चन 8 का ए पार्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन 9, an electron microscope employs which to one of the following principles, के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इनमें से किन प्रॉपर्टीज़ का हामिल होता है, यानी इनमें से कौन कौन सी चीज़ें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए वैलिड हैं। पहला कि इलेक्ट्रॉन हैज़ ए वेव नेचर, के इलेक्ट्रॉन वेव नेचर रखता है। ये बात ठीक है, हमने डी ब्रॉली में पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, जब वो मूव करता है तो उसके साथ एक वेव होती है, तो पहली बात ठीक है। लेकिन दूसरी को देखें, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फोकस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये होता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़रिए एक पॉइंट पर फोकस भी किया जाता है, तो दूसरी बात भी करेक्ट है। तीसरी देखें, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फोकस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन जो हैं उनको मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए भी फोकस किया जा सकता है। येस, दिस इज़ आल्सो करेक्ट। सो ये तीनों करेक्ट हैं, तो डी ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है, ऑल ऑफ द अबव, कि ये ऊपर वाली तीनों बातें करेक्ट हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ये तीनों प्रॉपर्टी होती हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। Okay, dear students, these were the MCQs. Now we are moving forward to the conceptual questions. Dear, please consult your books. ये आप क्वेश्चन पढ़ लें, मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। होपफुली आप इसको एंजॉय करेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में वो ये कह रहा है कि फ़र्ज़ करें एक ऐसी दुनिया है जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 50 मीटर पर सेकंड है। वैसे तो हम जानते हैं कि इस यूनिवर्स में, इस कायनात में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आप फ़र्ज़ करें कोई इमेजिनरी वर्ल्ड है जिसमें कुछ एलियंस रहते हैं, आसमान के अंदर, यूनिवर्स के अंदर कुछ ऐसी दुनिया है जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 50 मीटर पर सेकंड। तो उस दुनिया में क्या होगा, क्या ज़िंदगी हमारे ज़िंदगी की तरह, उनकी ज़िंदगी क्या हमारी तरह नॉर्मल रहेगी? तो ये क्वेश्चन इसके बारे में है। अब देखें, हम उस यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, उस दुनिया की बात कर रहे हैं कि जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट 50 मीटर पर सेकंड हो। तो क्वेश्चन 1 का ऑप्शन आंसर देख लें कि इफ़ c इज़ इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड, कोई ऐसी दुनिया जिसमें स्पीड ऑफ लाइट सिर्फ 50 मीटर पर सेकंड हो, देन नो बॉडी विल बी एबल टू रीच द वेलोसिटी, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स विल बी ऑन मैस, लेंथ एंड टाइम विल बी ऑब्जर्व। देखें, किसी यूनिवर्स में अगर ये केस हो जिसमें स्पीड ऑफ लाइट 50 मीटर पर सेकंड हो, तो ऐसी दुनिया में इस वेलोसिटी को अचीव करना इम्पॉसिबल होगा। जैसे हम जानते हैं कि इस दुनिया में, हम इस कायनात में जिसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, तो इस दुनिया में उस वेलोसिटी को अचीव करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैस जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है। तो मैस, लेंथ और टाइम पर भी रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट्स वाक़या होंगे। द रिलेटिविस्टिक इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड फॉर एवरी मूविंग बॉडी। अगर आप कम वेलोसिटी से भी मूव करें, अगर फॉर एग्जांपल ऐसी दुनिया जिसमें स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 50 मीटर पर सेकंड हो, तो उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर 10 मीटर पर सेकंड से भी मूव करे, तो उसकी जो स्पीड होगी वो रिलेटिविस्टिक स्पीड होगी, तो उसका मैस, लेंथ और टाइम जो है वो एब्सोल्युटली चेंज हो जाएगा। नो टू ऑब्जर्वर्स विल एग्री अपॉन द सेम रिजल्ट्स। तो दो बंदे एक ही रिजल्ट के ऊपर कभी भी एग्री नहीं होंगे, उनमें मैस, लेंथ और टाइम का हमेशा इख्तिलाफ रहेगा। एक कहेगा कि मैस इतना था, दूसरा कहेगा नहीं इतना था। एक कहेगा टाइम इतना था, दूसरा कहेगा नहीं टाइम इतना था। तो टाइम, लेंथ और मैस में हमेशा दो ऑब्जर्वर्स में इख्तिलाफ रहेगा। फॉर्चुनेटली हमारी जो यूनिवर्स में स्पीड ऑफ लाइट है वो इतनी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि उसको कोई चीज़ अप्रोच कर सके। दैट इज़ वाई दुनिया के अंदर जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सब एक ही वैल्यू के ऊपर एग्री अपॉन होते हैं। तो एक ऐसी दुनिया जिसमें स्पीड ऑफ लाइट सिर्फ 50 मीटर पर सेकंड हो, तो उसमें मैस, लेंथ और टाइम के ऊपर कोई भी ऑब्जर्वर जो हैं वो एब्सोल्युटली एग्री अपॉन नहीं होंगे, उनमें इख्तिलाफात होंगे। क्वेश्चन 2 देखें,
ये क्वेश्चन टू भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि दो बंदे हैं, एक का नाम है रज़ाक और एक दूसरी लड़की है जिसका नाम है समीना। ये बहन भाई हैं और ये ट्विन्स हैं, ये ट्विन्स हैं। फ़र्ज़ करें रज़ाक और समीना ये बहन भाई हैं और इन दोनों की उम्र 20 साल है। रज़ाक की उम्र 20 साल और समीना की उम्र 20 साल। तो 20 साल की उम्र में रज़ाक को जो है वो एक सितारे की तरफ भेज दिया जाता है। दूर दराज एक सितारा है जिसको पहुंचने के लिए उसके जहाज़ की स्पीड होती है 0.8 सी, यानी 80% स्पीड ऑफ लाइट। वो स्पीड ऑफ लाइट के 80% से मूव करता है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि समीना और रज़ाक की उम्र 20 साल है। रज़ाक जो है वो इतनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो रज़ाक जब वापस आएगा दुनिया के ऊपर, उस स्टार का ट्रिप लगा के वापस आएगा, तो उसकी उम्र क्या होगी और समीना की उम्र, क्या उनकी उम्रें सेम होंगी, एजेस सेम होंगी? तो सेम नहीं होंगी। उसकी वजह यह है कि समीना ज़मीन के ऊपर रहती है रेस्ट पर, या ज़मीन के वो नॉन रिलेटिविस्टिक इसमें रहती है, कंडीशंस में रहती है, जबकि रज़ाक जो है वो इतनी स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर रज़ाक के ऊपर मैस, लेंथ और टाइम की रिलेटिविस्टिक इक्वेशंस इस्तेमाल होंगी, क्योंकि समीना तो ज़मीन के ऊपर बहुत कम वेलोसिटी के साथ इधर उधर मूव कर रही है, चलना फिरना, खेलना कूदना, भागना दौड़ना, तो वो स्पीड इतनी नहीं होगी। लेकिन रज़ाक के लिए क्वेश्चन में ये स्पेशली कहा गया है कि रज़ाक को एक दूर दराज के सितारे की तरफ भेजा गया और उसका उस सितारे का राउंड ट्रिप लेकर वो वापस आया, और उसकी स्पीड इतनी थी जाने की और आने दोनों की। तो इसके बारे में उनकी एजेस में फ़र्क होगा। वो किस तरह? सिंस रज़ाक इज़ मूविंग विद रिलेटिविस्टिक स्पीड 0.8 सी, देयरफॉर टाइम फॉर हिम, यानी रज़ाक, टाइम फॉर हिम विल बी स्लो डाउन। रज़ाक चूँकि रिलेटिविस्टिक बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसका टाइम स्लो डाउन हो जाएगा, उसका टाइम स्लोली गुजरेगा। सिंस समीना लिव्स एट अर्थ, अब चूँकि समीना जो है ज़मीन के ऊपर, उसकी बहन ज़मीन के ऊपर रहती है, हर टाइम विल बी नॉर्मल, उसके ऊपर नॉर्मल तरीके से जैसे हमारा टाइम गुजरता है तो उसके ऊपर नॉर्मल टाइम गुजरता है। फॉर समीना रज़ाक विल कम बैक टू अर्थ आफ्टर 75 ईयर्स, क्योंकि बुक के अंदर उस सितारे का जो फासला ज़मीन से दिखाया गया है वो 30 लाइट ईयर्स हैं, यानी बहुत दूर सितारा है। तो अगर आप वेलोसिटी का फार्मूला यूज़ करें तो वेलोसिटी इज़ इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो वो टाइम समीना ने यहाँ से निकाला कि मेरे भाई को वहाँ पे जाने और वापस आने में इतने साल लगेंगे, 75 साल, 75 ईयर्स, ठीक है। तो समीना ने जब कैलकुलेट किया तो रज़ाक विल कम बैक टू अर्थ आफ्टर 75 ईयर्स, सो टोटल एज ऑफ समीना, तो इन 75 ईयर्स में समीना की एज कितनी हो जाएगी? ज़ाहिर है समीना और रज़ाक की शुरू में उनकी उम्र थी 20 साल। जब रज़ाक और समीना 20 साल के थे तो रज़ाक को उस टूर के लिए भेजा गया। 75 साल के बाद रज़ाक वापस आया, तो 20 साल समीना की ऑलरेडी उम्र थी, 75 साल उस रज़ाक को लगे वापस आने में। तो समीना ने कैलकुलेट किया कि रज़ाक के जाने और वापस आने में 75 साल लगे, तो समीना की उम्र हुई 20 प्लस 75, ये 95 ईयर्स। तो ज़मीन के ऊपर समीना की टोटल उम्र है 95 साल। लेकिन जिस वक्त रज़ाक जो कि स्पीड ऑफ लाइट के नज़दीक था, वो उस रिलेटिविस्टिक स्पीड से जब मूव करके वापस आया, उसके ऊपर टाइम कम गुजरेगा। सो फॉर रज़ाक हिज एज विल बी लेस देन 95 ईयर्स। तो समीना कहेगी मेरी उम्र 95 ईयर्स है, लेकिन जब रज़ाक वापस आएगा तो उसकी उम्र 95 ईयर्स नहीं होगी, उससे बहुत कम होगी। हो सकता है उसकी उम्र 30-40 साल हो। वजह यह है कि रिलेटिविस्टिक स्पीड से कौन गया है? रज़ाक। तो जो चीज़ रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव करती है उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है। और याद रखें डियर स्टूडेंट्स, जिस वक्त कोई बंदा कोई चीज़ एग्जैक्टली स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे, ये तो 80% स्पीड ऑफ लाइट है, अगर एग्जैक्टली स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे, 100% स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे, तो उसके लिए टाइम बिल्कुल पास नहीं होता उसके लिए टाइम बिल्कुल स्लो डाउन हो जाता है। तो जितनी उम्र पर कोई बंदा जाता है तो उसी उम्र को उसी टाइम पे उसी लम्हे वापस आ जाता है। आप अगर इस चीज़ को कंफर्म करना चाहते हैं तो आप जो है वो वाक़या मेराज को भी ज़रा किसी आलम से आप इसको डिस्कस कर लें कि नबी अलैहिस्सलाम को जिस वक्त अर्श पर अल्लाह पाक ले गए थे, तो उनके लिए बुर्राक का एक लफ्ज़ी जो है वो एक मेटाफोर इस्तेमाल किया गया है कि बुर्राक एक ऐसी सवारी जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे। तो चूँकि नबी अलैहिस्सलाम स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे थे तो उनके लिए टाइम बिल्कुल रोक दिया गया था। बहरहाल ये कुछ साइंस के कुछ फैक्ट्स हैं, आप ख़ुद इसके ऊपर काइंडली रिसर्च कीजिएगा।
तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. इसमें ये कह रहा है कि आपके पास दो तरह की लाइट्स हैं, एक अल्ट्रा वायलेट लाइट और दूसरी रेड लाइट. तो बताएं दोनों में से ज़्यादा एनर्जेटिक लाइट कौन सी है, अल्ट्रा वायलेट या रेड लाइट. तो इसका आंसर है ए फोटोन ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट हैज़ मोर एनर्जी देन ए फोटोन ऑफ रेड लाइट. द रीज़न इज़ दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट इज़ मोर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट, क्योंकि रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होती है और अल्ट्रा वायलेट की फ्रीक्वेंसी रेड के मुकाबले में ज़्यादा होती है. एज वी नो दैट, जैसा कि हमें पता है कि लाइट की एनर्जी का फार्मूला E इज़ इक्वल टू एच एफ है. अब H जो है यहाँ पे कांस्टेंट है. सिंस H इज़ ए कांस्टेंट, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. तो इसका मतलब जिस चीज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी. तो अल्ट्रा वायलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसलिए उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है. रेड की फ्रीक्वेंसी कम, तो उसकी एनर्जी कम. तो इस इक्वेशन को सामने रखते हुए अल्ट्रा वायलेट हैज़ मोर एनर्जी बिकॉज इट्स फ्रीक्वेंसी इज़ ग्रेटर देन रेड. ठीक है. तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ टेक अ स्नैपशॉट. डियर स्टूडेंट्स, इसको आप अपने पास लिखें प्रेजेंटेशन पेपर्स के ऊपर, और ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग हैं, इंपॉर्टेंट हैं, और इसको आप लोग अपने पास नोट डाउन करें. थैंक यू वेरी मच.